खड़ी होगी, क्योंकि उमा भारती और शिवराज एक दूसरे के काफी विरोधी से माने जाते हैं और भोपाल में ये चाहते हैं शिवराज के उनके पसंद के उम्मीदवार को चुना जाए। हालांकि कैलाश जोशी को लेकर एक बार फिर से नाम सामने आ सकता है, लेकिन इस सीट पर अब दावेदारी उमा भारती भी ठोकती नजर आ रही है, जो ये कह रही है कि भोपाल सीट पर अब तक फैसला नहीं हुआ है, इसलिए भोपाल सीट पर उनको चुनाव लड़ने की अनुमति पार्टी दे, यानी उनको टिकट भोपाल से दिया जाए। वो झांसी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते और इसके लिए बाकायदा आरएसएस नेताओं से मिलने के लिए उमा भारती पहुंची है। झांसी से मिला है उमा भारती को टिकट, लेकिन वो यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। वो चाहती है कि उन्हें भोपाल से टिकट दिया जाए और ऐसे में संघ का रुख जो होगा, आरएसएस जो एक तरीके से फैसला लेगा और पार्टी को निर्देश देगा, वो अपने आप में काफी अहम होगा और उससे पीछे हट पाना मुश्किल होगा। यानी अगर आरएसएस चाहता है और उमा भारती की उम्मीदवारी को उनकी इच्छा पर मोहर लगती है, तो ये बदलाव सीट का हो भी सकता है, लेकिन एक झटका यहां पर होगा शिवराज सिंह चौहान के लिए, कैलाश जोशी के लिए, क्योंकि इस सीट को लेकर अचानक सियासत गर्मा गई थी। इस सीट को लेकर आडवाणी ने इच्छा जताई थी और उसके बाद अचानक पोस्टर रखते, गांधीनगर से उम्मीदवारी ना हो, भोपाल से लड़े, इस तरह की गुजारिश वो करते हैं। लेकिन पार्टी में यह फैसला होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड इससे पहले फैसला लेता है, उसके बाद इलेक्शन कमेटी इस पर फैसला लेती है कि गांधीनगर से ही चुनाव लड़ना होगा आडवाणी को, और उसके बाद मनाने का सिलसिला जारी होता है और आरएसएस भी बाकायदा बात करता है आडवाणी से, वो मान जाते हैं। लेकिन इस सीट को लेकर एक अलग दावेदारी अब सामने आ चुकी है। झांसी से उमा भारती को टिकट दिया जा चुका है, लेकिन भोपाल से चुनाव लड़ना चाहती उमा भारती। इधर उमा नाराज है तो उधर जसवंत सिंह के साथ पार्टी की तकरार और तेज हो चुकी है। बीजेपी ने बाड़मेर सीट से जसवंत सिंह को टिकट नहीं दिया, बल्कि इस सीट से कर्नल सोरा चौधरी को टिकट थमाई गई है। जसवंत सिंह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो बाड़मेर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और अगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने बिना चुनाव समिति की बैठक में ही बाड़मेर की सीट पर उम्मीदवारी तय कर दी। यानी ये साफ हो चुका है कि बीजेपी ने जसवंत सिंह की नाराजगी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। मनीष शुक्ला लाइव इंडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, आडवाणी का प्रकरण भले ही थम गया हो और ये माना जा चुका हो कि चलिए उन्हीं की रजामंदी है, उनकी कुछ शर्तें मानी गई और वो गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीनियर नेताओं को लेकर नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। उमा भारती को झांसी से टिकट दिया जाता है, भोपाल से इच्छा जताती है, इसके लिए बाकायदा आरएसएस से मुलाकात हो रही है, संघ की शरण में गई है। दूसरी तरफ जसवंत सिंह की नाराजगी को या उनकी मांग को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है बीजेपी ने। देखिए, पहले से रोशन ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा गुटबाजी है, लेकिन ये कहा गया कि जब मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जब डिक्लेयर किया जाएगा, और आपको याद हो राजनाथ सिंह ने जब इस नाम की घोषणा की थी तो उन्होंने ये भी बात कही थी कि पार्टी के अंदर मोदी को लेकर के एक तरीके से एक स्वर बनाया जाएगा और सभी, चूंकि मोदी का फिगर बड़ा होगा और सभी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर आप देखें तो आडवाणी का प्रकरण देखने को मिला ही पिछले 2-3 दिन से, जिस तरीके से टिकट को लेकर के आडवाणी की नाराजगी की बातें सामने आती रही। उसके पहले अगर आप यूपी में देखें तो यूपी में जो टिकट बंटवारे हुए, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे लालजी टंडन हो, इनके बीच इस तरह के डिस्प्यूट सामने आए। बिहार में आपको गिरिराज किशोर की बातें देखने को सामने आई और अब जसवंत सिंह को आप देखें तो काफी ये सीनियर लीडर हैं और खुले तरीके से, एक तरीके से विरोध है वो यहाँ सामने दिख रहा है। विरोध पिछली बार भी था, अगर आपको याद हो, जब दार्जिलिंग का टिकट दिया गया था जसवंत सिंह को, तब भी उनका बहुत ज्यादा मन नहीं था। वो चाहते थे कि उनको बाड़मेर से टिकट मिले, लेकिन टिकट नहीं मिला और इस बार उन्होंने अपनी आन की, अपनी इज्जत की लड़ाई बनाई और साफ कहा कि अगर बाड़मेर से टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो क्या अब ये मामला बाद टिकट मिलना और नाराजगी तक है या फिर बगावत तक पहुंच रहा है? मनीष, लेकिन सवाल बिल्कुल साफ है। सवाल ये है कि बाड़मेर से टिकट न मिलने की सूरत में जसवंत सिंह ये साफ कर चुके हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और ये पार्टी के लिए काफी फसीयत होगी, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट में मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, तमाम प्रभार संभाल चुके हैं, वरिष्ठ नेता 70 के दशक से सक्रिय हैं। उसके बाद भी अगर वो अलग जाकर पार्टी को छोड़कर फैसला लेते हैं निर्दलीय लड़ने का, तो बीजेपी के लिए काफी फसीयत होगी। देखिए, अगर आप देखें तो पर्दे के पीछे आरएसएस का यहाँ काफी बड़ा रोल है। अगर रोशन आप देखें तो ये बातें पहले से ही मानी जा रही थी कि जब टिकट को लेकर के, जब टिकट बंटवारे होंगे, जब टिकट बांटे जाएंगे तो कई सीनियर लीडर्स नाराज होंगे
सिर्फ नाराजगी टिकट को लेकर के नहीं है, वर्चस्व की भी लड़ाई अगर आप बीजेपी में देखें तो कहीं ना कहीं जो खेमा है वो आपको साफ दिखेगा कि किस तरीके से जेटली, राजनाथ सिंह, मोदी का अपना खेमा, सुषमा स्वराज, आडवाणी, जोशी जैसे नेताओं का एक अपना खेमा है। और इस वजह से लेकिन आरएसएस को लगता है कि जब तक ये गुटबाजी को खत्म नहीं किया जाएगा, भले ही एक दो नेता बड़े नाराज भी हो जाएं, वो मंजूर होगा, लेकिन पार्टी ये नहीं चाहती कि किसी तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं न कहीं जो उनकी जीत है, जो फिगर बना रहे हैं, जो आंकड़े जोड़ रहे हैं, उस आंकड़ों का कोई फर्क पड़े। मनीष जी, ये वाकई ये सवाल संघ या सीनियर नेताओं की गुटबाजी को लेकर, अलग खेमे को लेकर है, क्योंकि खबर तो ये भी आ रही है कि वसुंधरा राजे नहीं चाहती है कि वहां से चुनाव लड़ने की इच्छा अनुमति दी जाए। हालांकि एक सर्वे सामने आ रहा था, लोग जो वहां के कार्यकर्ता वो ये चाहते हैं कि बाड़मेर से ही चुनाव लड़े जसवंत सिंह, लेकिन वसुंधरा राजे ये बिल्कुल नहीं चाहती। देखिए, अगर आप बाड़मेर की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा पिछली बार जसवंत सिंह के लड़के को टिकट दिया गया था और बकायदा वो हारे थे। तो पार्टी के अंदर ये भी था, पार्टी ने अपना जो असेसमेंट कराया था, जो वहाँ सर्वे कराया था बीजेपी ने, उनको लग रहा था कि बहुत ज्यादा जसवंत सिंह के चुनाव लड़ने या न लड़ने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन जाहिर है वो कद्देवार नेता हैं, पार्टी के काफी सीनियर लीडर हैं, इसलिए कहा जा रहा था कि सभी को एक तरीके से मैसेज दिया गया था कि जो पार्टी को छोड़ दिया जाए कि वो किसको कहां पर टिकट देना चाहते हैं और ये बातें एक तरीके से टकराव के रूप में न सामने आए। लेकिन अगर आप देखें तो जाहिर है कि आप ये बात करें वसुंधरा राजे की, तो वसुंधरा राजे नहीं चाहते कि उनके कद का राजस्थान में किसी पैरेलल नेता को यहाँ पर खड़ा किया जाए। कहीं न कहीं साइडलाइन लगाने की बात थी। जब दार्जिलिंग गए थे तो राजस्थान की जो बीजेपी की इकाई थी उसके लग रहा था, खासतौर पर यहाँ पे वसुंधरा को लग रहा था कि अब उनकी ज्यादा पार्टी में चलेगी। हालांकि बीच में वो भी नाराज हुई थी, उनको भी कुछ बातों को लेकर नाराजगी थी कि कई विधायकों को जो नेशनल बीजेपी इकाई है वो ज्यादा तरजीह दे रही है। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा राजे तो ही हैं, लेकिन खुद पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी ने अपने सर्वे कराए हैं, वो कहते हैं कि जसवंत सिंह के लिए बाड़मेर से टिकट लड़ाना फिलहाल पार्टी के लिए संभव नहीं है, न ही सही है। मनीष, उमा भारती को लेकर एक ये वाकई सिर्फ सुरक्षित सीट की स्थिति है कि आप बुंदेलखंड में प्रभाव रखती हैं, जिस जाति से आती है बुंदेलखंड में उसका खासा वोट बैंक है, वहां से सीट दी जा चुकी है झांसी से, और आप भोपाल से चुनाव लड़ना चाहती है। ये भी हमें पता है कि जिस समय उमा भारती ने वापसी की, उस समय शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहते थे कि उनको एमपी की राजनीति में सक्रिय होने दिया जाए, इसलिए यूपी में बहुत ज्यादा सक्रिय रही। क्या भोपाल जाने का संकेत ये समझा जाए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होना चाहती है, ये बाकी सुरक्षित सीट का मामला है? देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो भोपाल की जो सीट है वो बीजेपी के लिए बेस्ट सीट है। यहाँ पर बीजेपी का जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसको पार्टी की वजह से उसको फायदा मिलता है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो यूपी में अगर आप देख रहे हो तो तमाम बड़े सीनियर लीडर वैसे ही यूपी में बहुत ज्यादा हैं। खासतौर पर अगर हम मोदी की बात करें, खुद ही वो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही चाहे हम जोशी की बात कर रहे हो, कलराज मिश्रा की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बात उमा भारती के अंदर है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर हम लोकसभा सीट की बात करें और अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करें तो शिवराज सिंह चौहान का जो कद है पार्टी के अंदर जरूर बड़ा है, लेकिन वो नेशनल लेवल के या यूँ के नेशनल पॉलिटिक्स के फिगर के तौर पर वो अभी नहीं देखे जा रहे हैं, वो अभी भी मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। और पार्टी के जो दूसरे जो अगर हम कार्य की बात करें, दूसरे सीनियर लीडर की बात करें तो एक गैप आपको बहुत लंबा मिलेगा। शिवराज सिंह तक, चौहान तक के लेवल के बीजेपी के खुद के नेता आपको कम मिलेंगे और नेशनल पर्सपेक्टिव में भी काफी कम मिलेगा। इसी वजह से शायद उमा भारती को लगता है कि जब सरकार बनेगी या यूँ कहें कि बीजेपी के अगर चुनाव में अच्छे रिजल्ट रहे और सरकार बनाने की बात आई तो उमा भारती का जो रोल होगा एमपी से वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। चलिए मनीष, बने रही उमा भारती के रोल की बात की जा रही है। जसवंत सिंह की नाराजगी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जसवंत सिंह के बारे में एक बार फिर से आपको बता दें कि साफ जसवंत सिंह 4 तारीख को ही कर चुके थे, इस महीने की 4 तारीख को, और उन्होंने बकायदा मीडिया के सामने कहा था कि बाड़मेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर बाड़मेर से उनको टिकट नहीं दी गई तो वो निर्दलीय लड़ने का फैसला भी ले सकते हैं। बावजूद इसके पार्टी ने कोई तवज्जो नहीं दी है, उनके इस लहजे पर भी गौर नहीं किया कि निर्दलीय लड़ने का फैसला कर सकते हैं, और यहां पर जसवंत सिंह को टिकट नहीं दिया गया है। जसवंत सिंह ने 4 मार्च को ये बयान दिया था कि वो हर हाल में 24 मार्च को और नामांकन दाखिल करने की बात वो कह रहे थे, लेकिन क्या होगा, सवाल ये बना हुआ है कि क्या जसवंत सिंह इसके बाद भी पार्टी के फैसले के बाद कोई बड़ा कदम उठाएंगे, निर्दलीय लड़ने का फैसला करेंगे, या फिर इस पर सहमत हो जाएंगे।
जसवंत सिंह ने 4 मार्च को यह बयान दिया था कि वो हर हाल में 24 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, चाहे पार्टी उन्हें टिकट दे या नहीं। आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा था जसवंत सिंह ने। मैं अपने आप को साइडलाइन नहीं समझता। जो मेरी आवश्यकता है उस अनुसार पार्टी उपयोग करेगी, ऐसा मुझे विश्वास। एक स्वायत्त शासन की तरह बना दिया गया है। आखिरी चुनाव में घर से ही लड़ना चाहूंगा। अब जरा बीजेपी में आज की तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीरें हैं पटना की, जहां पर बीजेपी नेता और पटना साहिब सीट के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा का जोरदार विरोध किया गया। कुछ लोगों ने शत्रुघ्न सिन्हा को काले झंडे दिखाए। ये हंगामा उस वक्त हुआ जब शत्रुघ्न सिन्हा नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। कुछ ही देर बाद दोनों गुटों में मारपीट तक होने लगी। ऐसा माना जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा की उम्मीदवारी से बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी नाराज हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की उम्मीदवारी को लेकर नाराजगी पटना की सड़कों पर नजर आई। यहां पर 2 गुट, जो कि एक शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थक हैं, दूसरी तरफ वो विरोधी जो काले झंडे दिखा रहे थे, उनमें झड़प हुई है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित नहीं है पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा की उम्मीदवारी तय किए जाने के बाद। लाइव इंडिया संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े, इस पर उनसे और बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 543 28 राज्य 81 करोड़ वोटर 72 और एक सरकार। बीजेपी आग से परेशान है तो कांग्रेस भागम भाग से। उत्तराखंड में आज कांग्रेस को बड़ा और जोरदार झटका लगा। पौड़ी से कांग्रेसी सांसद सतपाल महाराज आज बीजेपी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, सतपाल ने कांग्रेस के खिलाफ खुला मोर्चा भी खोल दिया। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने शिवगंगा सीट से पी चिदम्बरम की बजाय उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम को टिकट दी है। बीजेपी का आरोप है कि चिदम्बरम चुनाव से पहले भाग रहे हैं। जैसे कुछ यही आरोप मनीष तिवारी पर भी लगा था। मनीष तिवारी ने तबीयत का हवाला देकर चुनाव न लड़ने की बात कही थी, जिसके बाद विवाद बढ़ा तो मनीष तिवारी ने लुधियाना से ही उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। हालांकि पार्टी ने अब तक मनीष तिवारी पर कोई फैसला नहीं लिया है। सतपाल महाराज के रूप में एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। वो बीजेपी में आ चुके हैं और उनके आने के बाद कई और नेता जो कि उनके समर्थक माने जाते हैं, विधायक, वो भी आ सकते हैं और इससे उत्तराखंड सरकार पर खतरा उठ सकता है। एक स्थिति उत्तराखंड में ये हुई। दूसरी तरफ चिदम्बरम को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया, क्योंकि वित्त मंत्री होने के दौरान आम आदमी को बड़े झटके लगे हैं और वो इन नीतियों के खिलाफ है। इसलिए चिदम्बरम को अपनी सीट ही सुरक्षित नहीं लग रही है। चिदम्बरम की जगह उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे इस बार शिवगंगा से। हालांकि शिवगंगा सीट का इतिहास देखें तो सुरक्षित सीट है, लेकिन क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। मनीष तिवारी ने तमाम ऐतराज के बाद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं और इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होगी। ऐसा माना जाता है कि सतपाल महाराज का उत्तराखंड के कई इलाकों में अच्छा जनाधार है। ऐसे में सतपाल महाराज के कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस को बड़ा झटका। सतपाल महाराज बीजेपी में शामिल। उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता सतपाल महाराज पार्टी से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अब बीजेपी में डेरा डाल चुके हैं। खबरें तो पहले भी उड़ रही थी, लेकिन अब इस बात का औपचारिक ऐलान भी हो गया।
बीजेपी के दफ्तर में राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सतपाल महाराज ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद सतपाल महाराज ने भी कुछ वही दलीलें दी जो पिछले दिनों में दल बदलने वाले हर नेता ने दी। यानी अब तक जिस पार्टी में देश की तरक्की दिख रही थी, अब वही पार्टी उत्तराखंड के लिए खतरा बताई जाने लगी। मेरे उत्तराखंड में बड़ी आपदा आई, लोग बेघर हो गए, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती रही। हमने नवनिर्माण की बात की कि लोगों के मकान बनने चाहिए, लोगों को भूमि मिलनी चाहिए, परंतु केवल मात्र मुआवजा दे के पल्ला झाड़ दिया गया। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत कोई और ही कहानी बता रहे हैं। हरीश रावत के मुताबिक पार्टी सतपाल महाराज को टिकट देना चाहती है, लेकिन सतपाल को चुनावी अखाड़े में उतरना मंजूर नहीं। में कोई सैद्धांतिक प्रश्न और कोई स्थायी प्रश्न नहीं है और कोई कारण नहीं था कि उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ती। पार्टी उनसे आग्रह कर रही थी कि वो चुनाव लड़े और वो चाहते थे कि भाई मुझको राज्यसभा के लिए भी कह दिया जाए, बल्कि हमारा आग्रह था कि इस पर भी समय आने पर विचार किया जाए। सतपाल महाराज उत्तराखंड के उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने का सबसे ज्यादा विरोध किया था। माना यही जा रहा है कि पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह हरीश रावत से अनबन भी हो सकती है। हालांकि सतपाल महाराज का दावा है कि वो बीजेपी में चुनाव लड़ने नहीं आए हैं और न ही उनके परिवार का कोई दूसरा सदस्य लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनेगा। उत्तराखंड सरकार पर संकट। सतपाल महाराज के जाने से सबसे बड़ा संकट उत्तराखंड सरकार पर है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक सतपाल महाराज के खेमे से हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ विधायक जल्द ही इस्तीफा भी दे सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड सरकार अल्पमत में आ सकती है। उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें, जिनमें कांग्रेस के पास फिलहाल 34 सीटें हैं। बीएसपी के 3 और यूकेडी के 1 विधायक ने भी कांग्रेस को समर्थन किया, यानी कांग्रेस 38 के आंकड़े के साथ फिलहाल बहुमत में है। लेकिन अगर कांग्रेस के कुछ विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो सरकार पर संकट मंडराने लगेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और सतपाल महाराज सरकार गिराने का जोखिम नहीं लेंगे। यही वजह है कि सतपाल महाराज ये दावा कर रहे हैं कि उनके जाने से उत्तराखंड सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी। विकास चंद्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और लाइव इंडिया संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। मनीष, वैसे भी चुनाव का वक्त है, कई नेताओं का अपने अपने क्षेत्र को देखते हुए या अपने फायदे को देखते हुए एक दूसरे दलों में जाना जारी है, लेकिन सतपाल महाराज का बीजेपी में आना कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए? देखिए, एक चीज आप देखें रोशन, तो सतपाल महाराज पिछले कई दिनों से उनको ये लग रहा था कि उत्तराखंड पॉलिटिक्स में वो इग्नोर किए जा रहे थे और ये बात उनको लग रही थी क्योंकि ज्यादा अब हरीश रावत की चल रही थी। उसके पहले अगर आप देखें समीकरण में भी तो कहीं भी सतपाल महाराज तक कहीं बैठ रहे थे और सतपाल महाराज को ये लग रहा था कि एक बढ़िया मौका है जब वो अपनी पावर को यहाँ प्रूव करें और बीजेपी में शामिल हो। शायद उन्होंने एक लंबा प्लान सोचा होगा, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जैसा कि हम पहले भी दिखा रहे थे कि एक बड़ी लॉबी सतपाल महाराज की अपनी है, तमाम विधायक हैं जो डिस्टर्ब कर सकते हैं विधानसभा में। जो इक्वेशन है 70 जो विधानसभा की जो सीट है उसमें 34 कांग्रेस की सीट है, वहाँ इक्वेशन को गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन सतपाल महाराज के जो जानने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा वो नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी इमेज को भी नहीं यहाँ खराब करना चाहेंगे। लेकिन जाहिर है कि जो अपना इन्फ्लुएंस है वो लोकसभा चुनाव में दिखाना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने एक सही टाइम चुना है और बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन मनीष, सवाल तो ये उठेगा ना, किस तरह का असर दिखाना चाहते? चुनाव लड़ना नहीं चाहते, अपने समर्थकों से वो गुजारिश करेंगे कि वो सरकार ना गिरने दें, तो कैसे वो ज्यादा असर डाल पाएंगे?
देखिए, कई बार चुनाव न लड़ना भी एक अपने आप में काफी बड़ा रोल अदा करता है। हालांकि अभी वक्त है, अभी सतपाल महाराज को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी ये देखना होगा, लेकिन हो सकता है कि वो अपने करीबियों को वो टिकट दिलाने के लिए, देने के लिए पार्टी पर किसी तरीके के दबाव बनाए। देखिए, इस वक्त राजनीति में बिना कुछ इच्छा लिए या बिना लेन देन के कोई भी इस तरीके का रोल अपने नहीं निभाता। हालांकि वो एक दौर था जब सिर्फ पार्टी की आइडियोलॉजी देखी जाती थी, लेकिन अब चुनाव 2014 के या 2013 के आप देखेंगे तो वो आइडियोलॉजी दबती जा रही है और यहाँ पर सिर्फ ये देखा जाता है कि उनको क्या फायदा होगा। चलिए, मनीषा बने नहीं हमारे साथ, फायदा किसको क्या होगा इसको लेकर ही इस समय निर्णय लिए जा रहे हैं। कांग्रेस बेशक इस बात से इंकार करे, लेकिन पार्टी के सीनियर नेताओं पर चुनाव से पहले भागने के आरोप लगातार लग रहे हैं। कुछ ऐसा ही आरोप आज बीजेपी ने लगाया, निशाना था पी चिदम्बरम पर। कांग्रेस ने शिवगंगा सीट से चिदम्बरम की बजाय उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम को टिकट दिया और इसी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए, निशाना साधा। और ये बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त जिस तरह की नीतियां रही है चिदम्बरम की वित्त मंत्री होने के दौरान, उससे आम आदमी को बहुत दिक्कत हुई है, गरीबी बेतहाशा बढ़ी है, आर्थिक नीति डिरेल हुई है और इसका असर वो जानते हैं कि उनके चुनाव पर पड़ सकता है, इसलिए वो खुद लड़ना नहीं चाहते और अपने बेटे को टिकट दिलवाई है। चुनाव से पहले क्यों भाग रहे हैं चिदम्बरम? इससे पहले मनीष तिवारी पर बीजेपी ने सवाल उठाया था, जिस समय उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। आम जनता के टैक्स में लात मारने वाले फाइनेंस मिनिस्टर आज चुनाव क्षेत्र से भाग रहे हैं। ये आपको कांग्रेस पार्टी के मानसिकता आज का दर्शाते हैं कि वो चुनाव लड़ने में पूरे तैयार नहीं है और लड़ने का क्षमता खो चुके हैं। इसीलिए एक सपना दिखाने वाले, अच्छा सा सुनहरा सपना दिखाने वाले कांग्रेस की इकोनॉमिस्ट के टीम उनके हार को मान रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट टीम ने इस इकोनॉमी को इतना बुरी हालत करवाया और उसके बाद जनता के सामने आकर जवाब देने से उनका मन साहस कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो भाग रहे हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े, लाइव इंडिया संवाददाता। मनीष, ये तो बीजेपी का आरोप है कि चिदम्बरम इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी जीत सुनिश्चित नहीं लग रही है। वो जानते हैं कि उसका असर जो नीतियों का है वो चुनाव पर पड़ेगा, लेकिन कोई और वजह भी इसके? देखिए रोशन, 2013 के आप लोकसभा चुनाव देखेंगे तो चिदम्बरम बड़ी मुश्किल से जीते थे और जयललिता ने बाकायदा एक पिटीशन फाइल की थी, आपको याद हो, चेन्नई हाईकोर्ट में, और ये कहा था जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे जो चुनाव करवा रहे थे उनको इन्फ्लुएंस किया था चिदम्बरम ने, और ये कहा था जो गणना हुई थी वो सही नहीं हुई थी। तो शिवगंगा जो सीट है वो काफी क्रूशियल बनी हुई थी। पिछली बार भी ऑलमोस्ट जब गणना हो रही थी, जब काउंटिंग हो रही थी, कई राउंड चिदम्बरम हार रहे थे और सडनली उन्होंने बढ़त बना ली थी और ये बहुत डाउट के नजरिए देखा जा रहा था। हालांकि कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया था और यही वजह है कि अब चिदम्बरम को लग रहा है कि शिवगंगा में वैसे ही पूरे देश में कहीं न कहीं कांग्रेस के खिलाफ हवा चल रही है। ऐसे में वो अपने रेपुटेशन के अगेंस्ट में जाएंगे अगर वो चुनाव लड़ते हैं, अगर हार जाते हैं तो और इसमें भी कोई दो राय नहीं है मनीष के 2014 के चुनावों के बाद, इसलिए कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो अपने लिए एक बड़ी तस्वीर देख रहे हैं, बिग पिक्चर में देख रहे हैं अपने आप को। चिदम्बरम उनमें से एक है और अगर वो हारते हैं जैसा वो आशंकित है, अगर इन रिपोर्ट पर भरोसा करें तो एक मुश्किल खड़ी हो सकती है उनके लिए खुद। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। देश को बनाने की, देश को बचाने की, सुनी आंखों में उम्मीद जगाने की,
के रूप में उभरती बात है। वुमेन सेफ्टी के लिए देश से करप्शन मिटाना है, अपनी ही कमियों को दूर भगाने की। उम्मीद है कि वहाँ के हालात काबू में आ सकते हैं। अधिकार की बात की है, हमारा एक वादे का हिसाब लेने की। अब हम स्वास्थ्य का अधिकार लाएंगे। इकोनॉमी को आगे बढ़ाना होगा। इंडिया ले रहा है शपथ, वोट देने की देखना चाहेंगे। शामिल हो जाइए हमारे साथ और लीजिए देश की सबसे बड़ी शपथ। बॉलीवुड लाइव की प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। टिकट बंटवारे से नाराज सतपाल महाराज ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की ज्वाइन, 5 विधायक भी छोड़ सकते हैं आज का साथ। खतरे में उत्तराखंड सरकार, हरीश रावत ने जताया। जसवंत की नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने नहीं दिया बाड़मेर से टिकट। कांग्रेस से बीजेपी में आए कर्नल चूड़ाराम चौधरी बाड़मेर से होंगे पार्टी के उम्मीदवार। झांसी से नहीं लड़ना चाहती हैं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती, भोपाल से लड़ना चाहती हैं चुनाव, गुहार लगाने उमा पहुंची नागपुर। नामांकन करने जा रहे शत्रुघ्न सिन्हा को लोगों ने दिखाए काले झंडे, समर को और हंगामा करने वाले लोगों को दी झड़प, पुलिस ने 2 को लिया हिरासत। यूपी में 20 सीटों पर शिवसेना उतारेगी उम्मीदवार, वाराणसी लखनऊ से प्रत्याशी देने से किया इनकार। राजनाथ ने कहा शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते हैं बहुत पुराने। पैसे के बदले टिकट का सौदा करने पर सख्त हुई आप, यूपी के 2 बड़े नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। आवाज के संयोजक अरुण सिंह और हरदोई के कोषाध्यक्ष पर पैसे मांगता। मुंबई के शक्ति मिल टेलीफोन ऑपरेटर गैंगरेप के मामले में सजा का ऐलान, सभी दोषियों को उम्र कैद। अदालत ने रेप को बताया बर्बर अपराध, फोटो जर्नलिस्ट रेप केस में चली सजा। सवालों के घेरे में 2G के आरोपी शाहिद बलवा से गृह मंत्री शिंदे की मुलाकात, शिंदे की सफाई, आरटीआई के सिलसिले में हुई बात। और T20 वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया का पहला मुकाबला पाकिस्तान से ढाका में होगी भिड़ंत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड लाइव में। मैं हूं सुजाता और आप सभी को इंतजार रहता है हॉट एंड स्पाइसी खबरों का, और जिसका इंतजार आपको रहता है हम वो लेकर आ जाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिग बी की न्यूज से। ये तो आप सभी जानते हैं कि बिग बी की एज अब 70 क्रॉस हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो यंग रैपर हनी सिंह को टक्कर दे रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं एक झलक जिसमें हनी सिंह और बिग बी एक साथ धमाल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइव इंडिया पर। सर पार्टी करनी थी, उनका सारी आफ्टर पार्टी बंद हो गई। यार मैं तो आफ्टर पार्टी पे बेस्ट है। हाँ जी, वो भी थे तो चलो मैं दिखाना था।
ढूंढोगे शहर में कब तुम आधी रात, Don't waste your time, अब सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे शहर में कब तुम आधी रात, जब सारी दुनिया सो जाती है अब